नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे किसानों के आंदोलन और कांग्रेस की। तो किसानों के मसले पर आज कांग्रेस देश भर में कांग्रेस अधिकार दिवस मना रही है। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर पहुंचे, पंजाब के किसानों का समर्थन किया। इस दौरान किसानों के साथ धरने पर भी बैठे नजर आए राहुल और प्रियंका। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। तो इस दौरान सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और बेरोजगारी के मसले पर भी केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया। तो किसान अधिकार दिवस जो कांग्रेस मना रही है और इस दौरान जो आंदोलन चल रहे हैं वहां किसानों के बीच पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और वहां पर सरकार के रुख को लेकर नाराजगी जताते हुए सरकार पर हमला किया। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है। मगर हिंदुस्तान को ये बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी। यूपीए ने किया था इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो जो हमने दी थी, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, रोजगार दिलवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और वहीं राज्य की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां भी किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राजभवन के घेराव के लिए कूच कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन सभी प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार भी किया है। पूरे देश में अधिकार दिवस मना रही है कांग्रेस और इसी दिवस के तहत अलग अलग जगह कार्यक्रम, किसानों के साथ खड़े रहने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की खुद को किसानों के बीच बताने की कोशिश। और यही वजह है कि दिल्ली में जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उनके बीच राहुल प्रियंका गांधी पहुंचे। और ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। तो कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ताओं का दल प्रदर्शन करते हुए राजभवन के घेराव के लिए जा रहा था, लेकिन पुलिस ने रोका है और प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। और कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस इन कानूनों को लेकर केवल और केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। देखो, ये कुंठित बुद्धि और कुंद बोल, कांग्रेस का यही है झोल। अब जिस पार्टी के नेताओं की बुद्धि कुंठित हो गई हो तो बोल कुंद होंगे ही होंगे, और यही कांग्रेस पार्टी का झोल है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को राजभवनों पर यहाँ वहाँ प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं उनको मम्मी जी के घर से निकल करके मनमोहन सिंह जी के घर तक पदयात्रा करना चाहिए। अपने आप उनको समझ में आ जाएगा कि ये किसान जो कानून है जो संसद में बना है वो किसानों के हित का है कि नहीं है। और वहीं इन सब के बीच, इन बयानबाजी के बीच इस वक्त एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने हैं। बातचीत के जरिए आंदोलन का हल निकालने की कोशिश हो रही है। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में जो बैठक चल रही है तो किसानों ने साफ तौर पर एक बार फिर से कहा है कि कानून पर जो भी शोध का प्रस्ताव है, जो संशोधन का प्रस्ताव है, उसे बिल्कुल नहीं मानते। वो केवल और केवल एक ही मांग पर कायम है कि कानून जो भी है उन सभी को रद्द किया जाए, उन्हें वापस लिया जाए। तो किसानों ने सरकार के कृषि कानून पर रिसर्च, यानी कि सरकार का जो कहना था कि इन पर वो शोध करेगी, उस प्रस्ताव को फिलहाल नकार दिया है। किसान कह रहे हैं कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। वहीं कृषि मंत्री का कहना है कि किसानों की ज्यादातर मांगे सरकार ने मान ली है, लेकिन अब किसान है कि वो अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे। किसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे। बहरहाल क्या कुछ आज की बातचीत के बाद स्थिति बदलती है, वो जरूर देखना होगा। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बातचीत से पहले उम्मीद जताई है कि जो आज की बैठक है उसके नतीजे सकारात्मक होंगे। अभी पिछली बैठक और इस बैठक के बीच में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और
उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है, वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से। और वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार से अपील की है कि किसानों के और केंद्र के बीच में जो बातचीत हो रही है तो किसानों की मांगों को मान लिया जाए। तो अपना 65वां जन्मदिन भी मना रही है और इस अवसर पर मायावती का कहना है कि बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए। किसानों व केंद्र सरकार के बीच में कई बार वार्ता भी हो चुकी है, जो अभी तक नाकाम रही है, और आज भी इनकी वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को, जिसमें 3 कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। तो शंकर, नजरें सबकी दिल्ली के विज्ञान भवन पर हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले लंच हुई थी और लंच होने के दौरान में जो लंगर सेवा का जो अन्न है बकायदा वो किसान जो है लिए, लेकिन जिस तरह से किसानों का रुख है, वो किसानों का रुख पहले से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक इस मामले पर तीनों बिल वापस नहीं लिए जाते हैं वो मानने वाले नहीं हैं। हालांकि आज इस बीच में एक किसान नेता का खत सामने आया है जिसमें कि वो तमाम किसानों से अपील कर रहे हैं, जिसमें कि बलविंदर सिंह राजेवाल जो है वो अपील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च राजधानी दिल्ली के लिए कुछ करना था वो नहीं करेंगे। वो ट्रैक्टर मार्च का जो कार्यक्रम होगा, लेकिन जहां पे वो लोग ठहरे हुए, चाहे शंभू बॉर्डर की बात कर लें या टिकरी बॉर्डर की बात कर लें, तो उसी इलाके में आपस में वहां पे उस आसपास में किया जाएगा, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर में मार्च नहीं करेंगे। तो एक थोड़ी सी राहत की खबर कही जा सकती है कि जिस तरह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन जो जिस तरह से तय हुआ, जिस तरह से बकायदा एक ऑर्डर आया, और शायद इसी का तकाजा है कि किसान 26 जनवरी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली के अंदर में कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से मसले की अगर बात करें तो मसला अभी तक समाधान नहीं हुआ है, लेकिन आज भी लगातार किसान प्रतिनिधियों से जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बातों को समझाया जाए और इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए कि इस मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रही है मामले को और एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, और इस मामले में जो भी आप लोगों की मांग होगी, आप लोग की जो राय होगी, वो आप अपनी राय कमेटी को बताइए और कमेटी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को बताएगी, और जो भी चीज़ें हो सकती हैं हर संभव मदद करने का एक आश्वासन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये मसला पिछले काफ़ी दिनों से खींचता चला आ रहा है, 50 दिन हो चुके हैं किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर, और काफ़ी किसान चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या पंजाब और हरियाणा की बात कर ले, वहाँ पर जिस तरह से इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तकरीबन 60 से ज़्यादा किसान इस मामले को लेकर उनकी मौत हो चुकी है। और ठंड में जिस तरह से बुजुर्ग किसान, महिला और बच्चे जिस तरह से सड़कों पे बैठे हैं, इस बात को लेकर शंकर, क्योंकि बहुत ही लंबा एक आंदोलन चल गया, तो चलिए उम्मीद यही कि आज की बैठक में कोई ना कोई नतीजा जरूर निकले। तो नजर बनाए रखिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और अब बात करेंगे यूपी विधान परिषद चुनाव की, तो इसको लेकर हलचल तेज हो गई है, हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने विधान परिषद के अपने 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व नौकरशाह AK शर्मा को विधान परिषद का प्रत्याशी बनाया गया। तो हमने खबर आपको दिखाई थी कि उन्हें शामिल किया गया, काफी करीबी प्रधानमंत्री के रहे हैं। साथ ही उनके दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मण आचार्य को प्रत्याशी बनाया गया है। AK शर्मा के नाम के ऐलान के साथ ही उनकी सक्रिय सियासत में औपचारिक एंट्री भी हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी और बहुत अहम जिम्मेदारियां, सचिवालय स्तर पर काफी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है। और अब एक नई पारी की शुरुआत, एक राजनीतिक पारी की शुरुआत आज से औपचारिक तौर पर हो गई है AK शर्मा की। और खुद के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अरविंद कुमार शर्मा ने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को जरूर मिलेगा। अरविंद शर्मा जी को बधाई देता हूं। विधान परिषद के लिए उनका आगमन होना और उनका बहुत लंबा, गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में देश के हैं
और मुख्यमंत्री के नाते जो गुजरात में 13 वर्षों तक काम किए उनके साथ काम करने का अनुभव है और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जो भी उनके माध्यम से हो पाएगा उसको मैं समझता हूं कि बहुत उपलब्धिपूर्ण रहेगा, बहुत ऐतिहासिक रहेगा। तो बीजेपी जो अपनी तैयारियां काफी तेज कर चुकी है और वैसे भी कोई भी चुनाव हो तो बीजेपी हमेशा आगे ही रहती है योजनाबद्ध तरीके से। तो फिलहाल आज 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है और इन नामों में सबसे ज्यादा चर्चा में AK शर्मा जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे उनका नाम रहा है। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो इसके भी 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए और ये 2 प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन हैं। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी मैदान में उतरने से और वाकई में इन 2 नामों को अगर आप देखें तो अच्छा खासा सियासी अनुभव, अच्छा खासा राजनीतिक कद है। तो ऐसे में ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो चले। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी आदरणीय अहमद हसन जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी ने नॉमिनेशन किया है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। आने वाले चुनाव में दोनों प्रत्याशी जीत करके सदन में जाएंगे। 2022 का चुनाव बहुत अलग होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर गरीब किसान, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, युवा, नौजवान और महिलाएं, माताएं सब इंतज़ार कर रही हैं कि कैसे मौका मिले और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं। इनके कार्यकाल में किसानों से लेकर के हर वर्ग के लोग दुखी हैं। और याद रखिए, मैंने कई मौक़ों पर कहा, जो सरकार जनता को दुखी करती है, समय आने पर जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकती है। किसान के लिए काले कानून लाना, ऐसे कानून जिससे कि कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचेगा लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी राम नाम पर दाम। तो विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आज से देश भर में आर्थिक सहयोग जुटाने का अपना महाअभियान शुरू कर दिया है। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए और माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदान की और हम लोगों के इस कार्य की सराहना भी की। उसके साथ ये कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए यह कार्य आरंभ हो रहा है, इसलिए हमें बहुत आनंद है। उन्होंने भी अपनी प्रथम आहुति के रूप में इस कार्य में 5 लाख और 100 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है और इसके लिए बड़ी शुभकामनाएं प्रदान भी की है। 44 दिनों का देशव्यापी अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 15 से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें देश के प्रतिष्ठित लोगों से VHP मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगेगी। वहीं दूसरा चरण 1 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगा, जिसमें देश के आम लोगों से चंदा मांगा जाएगा। सब व्यक्ति इसमें पैसे देना चाह रहे हैं। हम राष्ट्रपति जी से लेके आ रहे थे तो उनके स्टाफ के लोगों ने रोक रोक करके हमको धन देने के लिए कहा। सबका मन है कि राम जी के मंदिर में हमारी आहुति पड़े, जितनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी। 65 करोड़ लोगों से लेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेताओं से भी आप लोग टाइम ले रहे हैं मिलने के लिए? ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई है। जिसको श्रद्धा से देना है उस सबका स्वागत है। जो देने के लिए कहेगा उसके पास जाएंगे। पूरे देश में करीब 5 लाख लोगों की टोली चंदा जुटाएगी और हर टोली में 5-5 लोग होंगे। हर 15 दिन में चंदे को बैंक में जमा किया जाएगा। प्रखंड, जिला और प्रांत स्तर पर एक हिसाब प्रमुख होगा। महाअभियान के दौरान 12 करोड़ हिंदू परिवारों के करीब 65 करोड़ सदस्यों को जोड़ा जाएगा, जिसमें करीब 40 लाख कार्यकर्ता जुड़ेंगे। चंदे में मिली राशि SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में जमा होगी।
चंदे के लिए 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के कूपन होंगे। 2000 से ज्यादा दान देने पर रसीद मिलेगी। ऑनलाइन के जरिए भी श्रद्धालु अपना दान कर सकते हैं। जो भी श्रद्धा से देगा उसको हम स्वीकार करेंगे और सबसे हम आशीर्वाद भी लेंगे रामकाज के लिए कि भाई अब ये जो बड़ा काम है और आप उसमें अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें शुभाशीष दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे उसमें। उधर वीएचपी के चंदा अभियान पर सियासत भी हो रही है। कई विपक्षी दल जन सहयोग की मुहिम पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास किया था। राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 साल में भव्य राम मंदिर निर्माण की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा अभियान दरअसल पॉलिटिकल स्टंट है जिसके जरिए लोगों का ध्यान देश के असल मुद्दों से भटकाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज ना करे, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय परंपरा है कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी पुजारी या किसी वहाँ पे पूजा करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो आप मंदिर पे चढ़ाते हैं। इसी तरह मज़ार पे है, जब बहुत सारे लोग जाते हैं कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी संस्कृति सिखा रही है? ये केवल जो चल रहा है सब ये पॉलिटिकल है। बहरहाल इन सबके बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से आज इस महाअभियान को चलाया जा रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, गाजियाबाद और आगरा में भी विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में गली गली जाकर चंदा एकत्र किया जा रहा है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये 5 शहरों की तस्वीरें हैं जहां पर ये महाअभियान चल रहा है। तो राम काज के लिए दान का जो सिलसिला है वो आज शुरू हुआ है। और मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि लोगों में इस महाअभियान के लिए यानी कि राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा देने को लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरीके का अभियान है और किस रूप में दिखाई देगा? देखिए, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की जो पहचान है वो भगवान कृष्ण और भगवान राम की वजह से है। आज जो लगातार 550 वर्ष से राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष चला आ रहा था, वो आदरणीय मोदी जी और योगी जी के समय में ऐसी शुभ घड़ी आई कि उसकी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भगवान कृष्ण ने की जन्मभूमि से, ब्रजभूमि से एक बड़ी तादाद में धनराशि अयोध्या भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए जा रही है। ये गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा भी है कि राम भी मैं हूँ, शिव भी मैं हूँ, ये स्वयं कहा है। तो त्रेता युग के भगवान राम के लिए, द्वापर युग के भगवान कृष्ण की ओर से भव्य मंदिर निर्माण के लिए ये राशि जा रही है। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। और एक बड़ी खबर है गायत्री प्रजापति से जुड़ी हुई। गायत्री प्रजापति पर अब ईडी ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और गायत्री पर एक और मुकदमा दर्ज हो सकता है। 30 दिसंबर को छापे, तो ऐसे में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं तो और मुकदमों की फेहरिस्त बढ़ सकती है। तो समाजवादी पार्टी सरकार ने काफी बचाने की कोशिश की, कई सारे आरोप थे, मंत्री थे, लेकिन जब सत्ता बदली तो उसके बाद कानून का शिकंजा कसता चला गया और अब ईडी ने भी अपना शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है।